नमस्कार। आज आप लोग पॉलिटिकल साइंस विषय में फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार का स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। मैं अनिल दुबे आप लोगों को आज पॉलिटिकल साइंस विषय के अंतर्गत पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में बताएंगे। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंतर्गत सरकार का वह स्वरूप होता है जिसमें कार्यपालिका अपने कार्यों और नीतियों के प्रति विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। विधायिका यानी संसद। तो ये इस प्रकार है। सरकार के संगठन की वह प्रणाली जिसमें कार्यपालिका का गठन विधानमंडल के सदस्यों में से किया जाता है। इसमें कार्यपालिका लगातार विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है और विधानमंडल में निरंतर बहुमत प्राप्त होना चाहिए। यह प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन और भारत में लागू है। तो सरकार का जो संसदीय प्रणाली होता है उसमें जो सरकार के 3 अंग होते हैं। एक होती है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसमें जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं वो विधायिका में से यानी संसद के सदस्य जो होते हैं वही प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य बनते हैं। ठीक है। तो भारत में संसदीय प्रणाली लागू है और इससे आप इसको समझ सकते हैं कि भारत, पहले आप ये जान लीजिए कि सरकार के जो तीनों अंग होते हैं उसमें विधायिका भारत में संसद को कहते हैं, कार्यपालिका प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद को और उसके बाद न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इसमें आते हैं। तो जो मंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, वो क्या होते हैं? वो सदस्य होते हैं संसद के। इस तरह से आपको कार्यपालिका का सदस्य बनने के लिए लोकसभा का सदस्य होना या राज्यसभा का होना आवश्यक है और उसके बाद में यदि आपका लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तो तभी आपकी सरकार रहती है। तो गैटेल एक विचारक हैं जिन्होंने संसदीय प्रणाली की परिभाषा दी है। संसदीय शासन उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें वास्तविक कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों के लिए कानूनी रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी अपने कार्यों और नीतियों के लिए वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी जब तक आपका व्यवस्थापिका में बहुमत प्राप्त है तभी तक आपको शासन में आप रहेंगे। तो संसदीय प्रणाली क्या होता है, कैसे पता चलेगा आपको किस देश में संसदीय प्रणाली है कि नहीं है और उसके क्या लक्षण होते हैं, क्या विशेषताएं होते हैं? तो संसदीय प्रणाली में होती है दोहरी कार्यपालिका। दोहरी कार्यपालिका होती है संसदीय प्रणाली में, यानी नाम मात्र की कार्यपालिका, संवैधानिक प्रमुख होता है और वास्तविक कार्यपालिका। ठीक है। तो नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति ब्रिटेन में राजा के पास है, संवैधानिक प्रमुख होता है, राष्ट्र प्रमुख होता है और भारत में राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है। वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है और यही सरकार की नीतियों से संबंधी निर्णय लेते हैं, नीतियां बनाते हैं और जो राष्ट्रपति होता है उसकी सलाह और सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती है। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना होता है। यानी कि नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होती है, संवैधानिक प्रमुख होता है और वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में होती है। यानी जहां पर संसदीय प्रणाली होगी वहां पर 2 कार्यपालिका होगी, एक प्रधानमंत्री होंगे, एक राष्ट्रपति होंगे। बहुमत दल का शासन होता है। ठीक है। संसद का जो निचला सदन होता है यानी लोअर हाउस, लोकसभा में प्राप्त बहुमत दल का शासन होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। ठीक है। ये प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का
प्रधान होता है और सभी लोग यदि किसी एक के प्रति या ये प्रधानमंत्री इस्तीफा देते हैं तो सभी की इस्तीफा मानी जाएगी, पूरी मंत्रिपरिषद की इस्तीफा हो जाती है। सामूहिक उत्तरदायी होता है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होता है, यानी कि जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है व्यवस्थापिका में, संसद के निचले सदन लोकसभा में, उसी दल का सरकार होता है। और जो मंत्री होते हैं वो भी संसद के भी सदस्य होते हैं, इसीलिए उनमें आपस में सहयोग मिलता है संसद का। और राजनीतिक एक रूपता होती है। एक समान दल का यदि बहुमत है तो एक विचारधारा के लोगों को सरकार बनती है, इससे उनमें राजनीतिक एक रूपता होती है। दोहरी सदस्यता, यानी जो मंत्री बनता है वो कार्यपालिका का भी सदस्य होता है और संसद के किसी एक सदन, लोकसभा या राज्यसभा का भी सदस्य होना आवश्यक है। बिना आप लोकसभा के सदस्य बने कार्यपालिका के सदस्य यानी मंत्री और प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है। संसदीय प्रणाली में जो सरकार का प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है। निचले सदन का विघटन होता है, यानी संसद के 2 सदन होते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा अस्थायी सदन है, इसका विघटन होता है और इसके बाद में राज्यसभा अस्थायी सदन होता है। तो पद और गोपनीयता का सदस्य, आप देखते होंगे कोई भी मंत्री जब अपना शपथ लेता है तो शपथ लेता है कि सरकार के जो नीतियां हैं, जो सरकार से संबंधित कार्य हैं, उसकी पद और गोपनीयता बनाए रखेंगे, जब तक कि आवश्यक ना हो किसी को नहीं बताया जाता है। तो संसदीय प्रणाली की ये भी लक्षण हैं, विशेषताएं हैं। यदि जहां पर आपको ये विशेषताएं, लक्षण दिखे, उस राज्य में, उस देश में संसदीय प्रणाली होता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं। बहुमत दल का शासन होगा। सामूहिक उत्तरदायित्व, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध, राजनीतिक एक रूपता, दोहरी सदस्यता, प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है। निचले सदन का विघटन होता है। पद और गोपनीयता की शपथ ली जाती है। संसदीय प्रणाली के गुण और दोष। संसदीय प्रणाली के अपने कमियां हैं, गुण हैं। तो संसदीय प्रणाली का गुण क्या है? उत्तरदायी शासन, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होता है, यानी सरकार जो होगी वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। उसको अपने कार्यों के लिए संसद में उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको जवाब देना होता है। और यदि वहां पर संसद का के निचले सदन लोकसभा में यदि उनको विश्वास मत जब तक है तब तक उनकी सरकार रहती है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सदस्य, तो जो संसद के सदस्य होते हैं, संसद में जिस दल का बहुमत होता है उसी दल का सरकार होता है और उसी दल के मंत्री यानी मंत्रिपरिषद कार्यपालिका होती है। इससे उनमें आपस में सहयोग होता है। निरंकुशता पर रोक, सरकार हमेशा लगातार लोकसभा में बहुमत यदि है तभी तक सरकार उनकी रहती है। ऐसा इसलिए वो मनमानी नहीं कर सकते हैं। यदि वो किसी प्रकार का ऐसा कार्य करते हैं जो जनहित में नहीं होता है तो उनको संसद में विरोध का सामना करना पड़ता है। राजनीतिक चेतना और शिक्षा, संसद में जब पक्ष और विपक्ष बैठते हैं तो एक दूसरे के लोग क्वेश्चन करते हैं, उसका जवाब देते हैं और इससे जनता में जागरूकता भी फैलती है। राजनीतिक रूप से विपक्षी क्या है, सरकार की नीतियों के विरोध करने के कारण या और प्रकार से वो लोगों को राजनीतिक शिक्षा मिलती है। विरोधी दल का महत्व, विरोधी दल हमेशा जो सरकार होती है उसके कार्यों के प्रति उसको हमेशा सचेत करती रहती है और हमेशा हर मुद्दों पर सरकार की कमियां और सरकार को क्या करना चाहिए,
क्या किस प्रकार का कानून बनाते हैं, क्या कमियां हैं, सरकार को उसके बारे में बताती रहती है। व्यापक प्रतिनिधित्व जब सरकार बनती है, एक समान राजनीतिक दल के होते हैं, तो मंत्री बनाते समय जो जिस दल का शासन होता है वो ये करती है कि सभी समाज के सभी वर्गों को मंत्री पद में शामिल किया जाता है। इससे समाज के राज्य के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सरकार में होता है। ठीक इसके गुण दोष भी होते हैं। संसदीय प्रणाली की क्या कमियां हैं, क्या दोष हैं, तो अस्थिर सरकार होती है, इसका कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। ये सरकार जब तक रहती है जब तक इसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। नीतियों की निश्चितता नहीं, यदि सरकार गठबंधन से बनी हुई है, सरकार को बहुमत नहीं प्राप्त है, कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, तो ये अपना कोई निश्चित नीति नहीं बना पाते हैं। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के विरुद्ध होता है। नंबर 3 है सेपरेशन ऑफ पावर के अंतर्गत ये होता है कि एक ही व्यक्ति दोहरी सदस्यता नहीं लेगा, एक ही व्यक्ति का मंत्री भी हो और सांसद भी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये शक्ति पृथक्करण सिद्धांत लागू नहीं होता है। कमजोर शासन, यदि सरकार गठबंधन से बनती है, यदि सरकार में बहुमत नहीं रहता है किसी एक दल को, तो वो कमजोर सरकार बनती है। मंत्रिमंडलीय नंबर 5 है मंत्रिमंडलीय सरकार की निरंकुशता। जो कैबिनेट होता है वो उसी दल का लोकसभा में बहुमत होता है, तो इससे क्या होता है, जैसा कैबिनेट चाहती है नियम कानून बनाती है और लागू करती है, ये उनको बहुमत प्राप्त है। राजनीतिक दलबंदी होता है, इसमें बहुत सारे राजनीतिक गुट होते हैं जो अपना दलबंदी करते रहते हैं। संकट काल के लिए अनुपयुक्त, युद्ध की स्थिति में यदि राजनीतिक अस्थिरता है, कोई संकट जैसी स्थिति है, तो इसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी पे आरोप लगाते रहते हैं। इससे सरकार संकट के समय संकट का सामना करने में असमर्थ रहती है। इसीलिए भारतीय संविधान में इमरजेंसी आपातकाल की व्यवस्था की गई है। ठीक, अकुशल व्यक्तियों का शासन भी हो जाता है। बहुत सारे मंत्री ऐसे होते हैं जो लोकसभा में सांसद बनकर आ जाते हैं, लेकिन वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, किसी क्षेत्र के विशेषज्ञ नहीं होते हैं, उसके बाद भी उनको मंत्री बना दिया जाता है, क्योंकि वो समाज के बहुत सारे वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसमें बहुत सारे मंत्री ऐसे बन जाते हैं जिनको किसी क्षेत्र का कोई ज्यादा ज्ञान नहीं होता है। ठीक, तो ये है संसदीय प्रणाली। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद में आप लोगों को प्रेसिडेंशियल प्रणाली के बारे में पढ़ाया जाएगा, और इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।